नमस्कार दोस्तों, आज के इस मास्टर क्लास में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जो सबके लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। आज मैं प्रजातांत्रिक मानसिकता यानी डेमोक्रेटिक माइंडसेट के ऊपर बात करने जा रहा हूं। अगर हमारी मानसिकता सही है तो देश सही चलेगा, देश विकास करेगा, सबके जीवन का स्तर सुधरेगा। इसलिए हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि डेमोक्रेटिक माइंडसेट होता क्या है, प्रजातांत्रिक मानसिकता क्या होती है। दोस्तों, आज मैं आपसे इसके 8 पहलुओं पे चर्चा करूंगा। पहली चीज, प्रजातंत्र का मतलब क्या है। दूसरी चीज, प्रजातंत्र की जो व्यवस्था है कितने प्रकार की होती है। तीसरी चीज, बुनियादी प्रजातांत्रिक मूल्य क्या होते हैं। फंडामेंटल डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या होती हैं। चौथी चीज, वो कौन से बुनियादी सवाल हैं जिस पर हमको सोच विचार करने की जरूरत है। पांचवी चीज, डेमोक्रेटिक सिस्टम यानी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। छठा एस्पेक्ट जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि वो कौन सी कंडीशंस हैं, कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें प्रजातंत्र मजबूत होता है, प्रभावी होता है, इफेक्टिव होता है, और वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें वो कमजोर होता है। और इसके बाद मैं प्रजातांत्रिक माइंडसेट पे बात करूंगा, आपसे प्रजातांत्रिक मानसिकता के ऊपर बात करूंगा, और साथ में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि इसे कैसे आप डेवलप कर सकते हो, इस तरह की मानसिकता कैसे आप विकसित कर सकते हो। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि पेन और कागज लेके बैठ जाइए। जब भी मैं कोई बात आपसे बोल रहा हूं तो उसको ध्यान में रखते हुए उस कागज पे लिखिए कि भारत का जो प्रजातंत्र है इस चुनौती पे कहां तक ठीक बैठता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं अगर कहूंगा तो शायद आप ना माने। आप खुद विचार करिए कि आप क्या सोच रहे हैं इन पहलुओं के बारे में जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके पर्सनालिटी का ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है। दोस्तों, इसके पहले कि मैं इस इंपॉर्टेंट पहलू से आपसे चर्चा शुरू करूं, कुछ ऐसे पहलुओं पे मैं आपको कुछ सूचनाएं देना चाहूंगा जो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं। और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर लीजिए और फिर मेन वीडियो को आप देख सकते हैं। दोस्तों, पहली बात, वीडियो और लाइव सेशन में बहुत फर्क होता है। अगर आप हमसे लाइव सेशन के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको 2 लिंक मिलेंगे, एक फ्री वेबिनार का और एक सजेशन फॉर फ्री वेबिनार का। अगर आपके मनपसंद कोई विषय ऑलरेडी शेड्यूल्ड है तो आप रजिस्टर कर लीजिए, हम आपको इनवाइट करेंगे। और अगर नहीं है तो आप सजेशन दे दीजिए, डिटेल दे दीजिए, हम ऑर्गेनाइज करके आपको बुलाएंगे। दूसरी चीज, दोस्तों, सेंट्रल सर्विस से मैं सेवानिवृत्त होकर के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। अगर आपको इस विषय में रुचि है, इसके ग्रुप डिस्कशन में आप भाग लेना चाहते हैं तो प्रयास विचार मंच आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक है, आप क्लिक करिए, अपना डिटेल दीजिए, हम आपको ज्वाइन कराएंगे। तीसरी चीज, दोस्तों, मेरा यह मानना है कि जब तक हमारे कर्म, व्यवहार, एक्शन ठीक नहीं होगा, हम किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते, चाहे हम पढ़ रहे हों, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे कोई भी हो।
और हमारा जो कर्म या कंडक्ट है, जो एक्शन है, वो हमारी अपनी सोच और मानसिकता पर निर्भर करता है। और हमारी सोच और मानसिकता बनती है इंफॉर्मेशन से जो हम ग्रहण करते हैं डे टू डे बेसिस पे। तो दोस्तों, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आपके अंदर है, जो भी अवेयरनेस लेवल है, उसमें चेंज ला करके, आपकी सोच में परिवर्तन ला करके, आपके एक्शन और बिहेवियर में चेंज ला करके आपको सफल बनाने के उद्देश्य से मैं एक कोर्स का निर्देशन कर रहा हूं जिसका नाम है प्रयास फाउंडेशन कोर्स। व्यक्तित्व विकास के नाम पर एक लिंक है, आप क्लिक करिए उसको, आपको बेसिक डिटेल मिल जाएंगे। हमारे इस कोर्स के 5 मॉड्यूल हैं। छात्रों के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एंटरप्रेन्योर और रिटायर्ड लोगों के लिए अलग अलग है। उनकी ज़रूरत को ध्यान में रख के हमने अलग अलग मॉड्यूल बनाए हुए हैं। आप उनका डिटेल अगर जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाइए, कंप्लीट डिटेल उपलब्ध है, पूरा सिलेबस है, सब कुछ है, FAQ भी है, आपकी सारी सूचनाएं आपको मिल जाएंगी, आपके सारी शंका का समाधान हो जाएगा। और लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि चूंकि हमारा देश गरीब देश है, मैं ये नहीं चाहता कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी हमारे इस कोर्स के लाभ से वंचित रहे। अतः मैंने ऐसा एक मॉडल बनाया हुआ रेवेन्यू का जिसमें वो जितना भी देने की क्षमता रखे दे करके ज्वाइन कर सकता है। लेकिन इसके लिए हमको आपके मदद की जरूरत है। दोस्तों, मैं आपसे रुपया पैसा नहीं मांग रहा हूं, केवल मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि अगर जो भी आप काम फिलहाल कर रहे हो उसको करने के बाद, अपना सारा काम करने के बाद अगर 1-1.5 घंटे का समय आपके पास बचता है तो वो समय का दान हमको कर दीजिए और उसी समय में अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन के ही माध्यम से हमारे इस कोर्स का संचालन करिए, हमसे ट्रेनिंग लेकर के, गाइडेंस लेकर के, और आपको कुछ इनकम भी हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, इन सारी लिंक को देखेंगे और हमसे किसी न किसी रूप में जुड़ेंगे, किसी न किसी रूप में हमारी मदद जरूर करेंगे। दोस्तों, आइए अब हम लोग इस विषय पे चर्चा शुरू करते हैं कि आफ्टर ऑल प्रजातांत्रिक मानसिकता होती क्या है। पहली चीज, प्रजातंत्र का क्या मतलब होता है। दोस्तों, प्रजातंत्र की डेफिनेशन में अगर हम जाएं, अगर इसकी परिभाषा देखें तो अब्राहम लिंकन जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने कहा था कि प्रजातंत्र होता है जो जनता द्वारा जनता के लिए सरकार, जनता अपने लिए सरकार बनाती है, उस पर कंट्रोल रखती है, उसको बोलते हैं प्रजातंत्र। यानी जनता की सरकार जनता द्वारा जनता के लिए। तो ये बहुत सिंपल चीज है, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज, कितने तरह का प्रजातंत्र हो सकता है। हालांकि ढेर सारे लोग तरीके बताते हैं और प्रकार, लेकिन हम सिंपल तरीके से बताना चाहते हैं कि या तो प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है। मानी डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट होता है। जैसे हिंदुस्तान में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यानी हम अपना MP MLA चुनते हैं और वो आगे जाकर के वो लोग अपना नेता चुनते हैं और जो सरकार बनती है, प्राइम मिनिस्टर जो बनता है उनका नेता होता है, फिर वो अपना कैबिनेट बनाता है। तो जो वर्किंग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसको हम डायरेक्टली नहीं चुनते हैं, हम केवल रिप्रेजेंटेटिव उनको चुनते हैं। तो ये हो गया अप्रत्यक्ष। अमेरिका में राष्ट्रपति का डायरेक्ट चुनाव होता है, फ्रांस में होता है, लेकिन वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स है, एकदम डायरेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ हद तक वो डायरेक्ट है। तो ये 2 तरह का मोटा मोटी आप समझ जाइए कि 2 तरह के प्रजातांत्रिक व्यवस्था होती है। तीसरी चीज है कि अब जो वो बुनियादी जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं वो क्या क्या हैं। पहली चीज, जनता को न केवल अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का अधिकार होना चाहिए, बल्कि उनको रिकॉल करने का भी अधिकार होना चाहिए, वापस बुलाने का भी अधिकार होना चाहिए। तब उस पर इफेक्टिव नियंत्रण रख पाएगी। 5 साल के चुन लिया, फिर आप उसको वापस नहीं बुला सकते। 5 तक वो अपनी मर्जी से काम करेगा, तानाशाह के रूप में काम करेगा, अपना घर भरेगा। तो वो सही प्रजातंत्र नहीं है जब तक राइट टू रिकॉल जनता के पास न हो। पहली चीज। दूसरी चीज, जो मूल शक्ति है, जो मौलिक पावर है, फंडामेंटल पावर है, वो जनता के पास होना चाहिए। यहां है या नहीं है, आप खुद निर्णय कर लीजिए। किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलने जाइए,
इलेक्शन के अलावा किसी और समय किसी पॉलिटिशियन से मिलने जाइए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपके पास शक्ति है, उसके पास शक्ति है। तो इसका यार्डस्टिक यह है कि आपके पास शक्ति होनी चाहिए। आप मालिक हैं, वो नौकर है, चाहे वो मिनिस्टर हो चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो। हमारे देश में क्या है, आप खुद निर्णय करें। तीसरी चीज, राजनीतिक समानता होनी चाहिए, पॉलिटिकल इक्वलिटी होनी चाहिए। एक आदमी एक वोट, अंबानी को भी एक वोट देने का राइट और एक गरीब को या भीखमंगे को भी। जहां तक ये सवाल है, हिंदुस्तान में ये राइट उपलब्ध है। ठीक है। अगला जो मूल्य है वो ये है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और ये मोस्टली एब्सोल्यूट होना चाहिए। अभी पता चला कि सरकार ब्रॉडकास्टिंग बिल ला रही है जिससे सोशल मीडिया चैनल पे भी कंट्रोल करना चाहती है कि वहां कोई कुछ बोल ना पाए सरकार के खिलाफ। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है प्रजातंत्र के अंदर। अगर ये इफेक्टिवली अवेलेबल नहीं है तो उस व्यवस्था को प्रजातांत्रिक व्यवस्था आप नहीं कर सकते। अगली चीज, आपको मानव अधिकार और मानव गरिमा के प्रति आदर भाव का होना जरूरी है। आम सिटीजन के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, लेजिस्लेशन के अंदर, जुडिशरी के अंदर अगर ये भाव नहीं है तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। अगली चीज, एक निश्चित अंतराल पे फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। पहली चीज तो ठीक है कि हर 5 साल में इलेक्शन इंडिया में होता है, लेकिन वो निष्पक्ष होता है, विदाउट कोहेर्सन होता है, विदाउट एलोरमेंट होता है। ये निर्णय आप लीजिए, आपके पास कागज कलम होगा, आप लिखिए कि क्या है क्या नहीं है। अगला जो जीवन मूल्य है वो ये है, प्रजातांत्रिक मूल्य है कि जो भी आप अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं उनको तार्किक तरीके से चुनते हैं या किसी और तरीके से चुनते हैं। अब ये निर्णय आप अपने कागज में लिखिए कि आप जाति पे वोट देते हो कि धर्म पे देते हो कि उसकी क्वालिफिकेशन देखते हो, उसका चरित्र देखते हो। तो क्या रेशनल सिलेक्शन है, तार्किक चुनाव है या अतार्किक चुनाव है। अगला जो वैल्यू सिस्टम है, नागरिकों की समस्याएं और कष्ट से हार्दिक सहानुभूति होनी चाहिए सभी को। दूसरा आदमी कष्ट में है तो उसके प्रति आपके अंदर सहानुभूति होनी चाहिए। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दूसरों की राय, सभी लोगों की राय या जो मत है उसके प्रति आदर होना चाहिए। इसका मतलब है कि मत भिन्नता को आपको स्वीकार करना चाहिए, उसको डिस्कस करना चाहिए, न कि अपनी राय किसी पे थोपने की कोशिश करनी चाहिए। और जो ज्यादा लोग मिल करके जो राय बनाए, जो सरकार बने, उसको आपको स्वीकार करना चाहिए। अगली चीज, आपको एक नागरिक के कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए, उसके प्रति आपको जिम्मेदार होना चाहिए। अगली बात यह है कि कानून की दृष्टि में सब लोगों को बराबर माना जाना चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो दोस्तों, ये सब मिला जुला के कुछ फंडामेंटल वैल्यूज हैं जो किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में होने जरूरी है। अगर इसमें से नहीं है तो वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था सही नहीं है, अधूरी है, आंशिक है। अगली चीज, कुछ बुनियादी सवाल है जिसका जवाब आपको सोचना चाहिए, हमको सोचना चाहिए, सभी को सोचना चाहिए। पहली बात, क्या हम तानाशाही में ज्यादा खुश रहते हैं या प्रजातंत्र में? आप खुद लिखिए इसको कि आप किस में आपको ज्यादा खुशी मिलती है, अपनी सरकार खुद बनाने में या दूसरों के पीछे चलने में। अगला जो फंडामेंटल सवाल है कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और आर्थिक संपन्नता है, दोनों में किसको चुनोगे आप, या दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए? इस पर आप खुद निर्णय लीजिए कि दोनों में से कौन सी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या आप आर्थिक संपन्नता के लिए डिक्टेटरशिप चाहोगे या प्रजातंत्र आर्थिक अपने स्वतंत्रता के साथ संपन्नता हासिल करोगे उस दायरे के अंदर रह करके? अगला जो बुनियादी सवाल है कि क्या सामूहिक समझ बेहतर होती है या व्यक्तिगत समझ?
एक डिक्टेटर आपके लिए कोई भी चीज़ डिसाइड कर दे वो बेटर है या सब लोग मिल के डिसाइड करें, इस पर भी आपको विचार करने की जरूरत है। अगला जो सवाल है कि अपनी बात कह पाने की स्वतंत्रता, अपनी समस्या बता पाने की स्वतंत्रता की वजह से लोगों को लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलती है, क्या यह मानवता के लिए, समाज के लिए बेहतर है या नहीं है? क्या लोगों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता होनी चाहिए? क्या यह समाज के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? और अंत में, क्या भारत में वास्तविक प्रजातंत्र है? इस सवाल का जवाब आपको देना है। हम वीडियो में अपनी बातें रखूंगा, आप उसको विचार करिए, अपने नोट लीजिए और फिर अगर कमेंट हो तो कमेंट करके बताइए हमको। अब अगला जो पहलू है कि इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो इसका जो पहला फायदा ये है कि आपको अपने मन की बात कहने की स्वतंत्रता है, अपनी समस्या बोलने की समस्या है, उसको प्रेजेंट करने की समस्या है, आपको स्वतंत्रता है, आपको वोट देने की स्वतंत्रता है, सरकार को चुनने की स्वतंत्रता है। ये तो इसका फायदा है। दूसरी चीज है कि आप अपना भविष्य अपने अनुसार बना सकते हो, अपने मनबाकी सरकार बना के उसके माध्यम से। ये आपको इसमें ऑप्शन अवेलेबल है, आप चाहे सरकार बदल सकते हैं। तो ये इसका लाभ है आपके लिए व्यक्तिगत स्तर पे। तो पहली बात, आप अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं और सरकार को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन इसका जो डाउन साइड यानी जो हानियां हैं या जो नुकसान है वो ये है कि चूंकि परस्पर चर्चा करनी पड़ती है, चीज़ों पर सहमति बनानी पड़ती है प्रजातंत्र में, इसलिए जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जो निर्णय प्रक्रिया है, वो काफ़ी धीमी रहती है। एक इसका नुकसान है। और चूंकि ये प्रक्रिया धीमी रहती है, इसलिए जो आर्थिक विकास है वो भी धीमा रहता है। आप डिक्टेटर्स के कंपेरिजन में चीन को देखेंगे, इंडिया को, तो वो फास्ट मूव करेंगे, हम स्लो मूव करेंगे। और चूंकि ऐसा स्लो आर्थिक विकास होता है तो जीवन का स्तर जो सुधरता है वो भी स्लो सुधरता है। ये बात अलग है कि कई अगर कायदे से प्रजातंत्र भी चलाया जाए तो उसमें भी काफ़ी बेहतर हो सकता है, लेकिन अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो निश्चित रूप से एक तानाशाही व्यवस्था ज़्यादा फास्ट चलती है, एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था स्लो चलती है उसके कंपेरिजन में। तो ये मोटा मोटी जो है इसके फायदे और नुकसान है। अब सवाल यह है कि कौन सी वो कंडीशन है, कौन सी वो परिस्थितियां हैं जो प्रजातंत्र को प्रभावी बनाती हैं या अप्रभावी बनाती हैं। प्रजातंत्र फेल होता है या सक्सेसफुल होता है। पहली चीज, जहां एक स्टेबल लाइफ है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है, वहां प्रजातंत्र ज़्यादा फलता फूलता है। इसके बजाय कि एक घुमक्कड़ जो प्रवृत्ति के लोग हैं, खाना बदोश टाइप के लोगों में प्रजातंत्र नहीं चल पाता। वो रोज का रोज कमाने खाने में लगे रहते हैं, उनकी स्टेबल लाइफ नहीं होती। तो जहाँ जिन जिन देशों में एग्रीकल्चर स्टेबिलिटी थी, लोगों का लाइफ स्टाइल स्टेबल थी, वहाँ प्रजातंत्र जल्दी आया, और जहाँ नहीं थी वहाँ नहीं आया। वहाँ ऑटोक्रेसी की गुंजाइश ज़्यादा होती है। तो जीवन में एक स्थिरता होनी चाहिए प्रजातंत्र के लिए। दूसरी चीज़, जो मतदाता हैं, जो वोटर हैं, उनको एथिकल बिहेवियर करना चाहिए। वेल इन्फॉर्म डिसीजन लेने की क्षमता उनके अंदर होनी चाहिए। उनके अंदर हाई लेवल ऑफ नैतिकता होनी चाहिए, एथिक्स होनी चाहिए। उनका स्पिरिचुअल कोशेंट बहुत हाई होना चाहिए ताकि वो सही सिलेक्शन कर सकें। अपने स्वार्थ बस ऐसे व्यक्ति को न चुने जो उनकी जाति का भला करे, धर्म का भला करे, न कि देश का भला करे। क्योंकि मैंने बोला कि आपको अन्य सिटीजन की प्रॉब्लम के प्रति सहानुभूत होना जरूरी है, इसलिए आपको पूरे देश को ध्यान में रख करके अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए। उसका कैरेक्टर देखिए, उसका क्या करेगा, करप्ट है, ईमानदार है, क्या है, उसको देख के तब आपको वोट देना है। जाति और धर्म पे वोट आपको नहीं देना है। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है ये आप खुद अपने पेपर में लिखिए जो आपके हाथ में है। मैं इस पर कोई राय नहीं देना चाहूँगा, आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं, आप उस पर लिखिए कि कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, अगर मतदाता शिक्षित है बहुत अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा का एथिक्स से कोई कनेक्शन नहीं है।
जो अनएजुकेटेड हैं वो भी सही निर्णय ले सकते हैं कैरेक्टर के बारे में, और जो शिक्षित हैं वो आपको अवेयर है तो और अच्छा निर्णय ले सकते हैं। लेकिन कोई शिक्षित आदमी भी करप्ट हो सकता है, वो भी स्वार्थी हो सकता है, लेकिन शिक्षित हो तो बेहतर है। यही बात राजनेताओं पे लागू होती है। उनको भी नैतिक होना चाहिए, कैरेक्टर उनका स्ट्रांग होना चाहिए, देश सेवा के और जनता की सेवा की भावना से उनको राजनीति में आना चाहिए, और जनता की सेवा के लिए अपने को समर्पित कर देना चाहिए। यानी उनका भी स्पिरिचुअल कोशेंट या आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता हाई लेवल की होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो प्रजातंत्र सही नहीं चलेगा, लोग अपना घर भरेंगे। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है आप लिखिए। अगली चीज जो है कि चाहे वो विधायिका हो, यानी विधायिका के जो मेंबर हैं, एमपी एमएलए या जो भी हैं, या कार्यपालिका हो, ब्यूरोक्रेसी हो, उसमें परमानेंट और टेम्परेरी दोनों शामिल है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी और ब्यूरोक्रेसी भी। और तीसरी न्यायपालिका। सबका जो स्पिरिचुअल कोशेंट है या जो आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है स्ट्रांग होनी चाहिए, हाई लेवल की होनी चाहिए। अगर नहीं है तो प्रजातंत्र ठीक से नहीं चल पाएगा, डिस्टर्शन आएगा उसके अंदर। अगला चीज़ है कि महिलाओं की भागीदारी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा इमोशनल होती हैं, ज़्यादा केयरिंग होती हैं। इसलिए अगर उनकी भागीदारी बढ़ेगी तो एक इक्वलिटी भी आएगी और एक स्टेबिलिटी भी आएगी, एक केयर आएगा सरकार के अंदर। अगली चीज़ जो है, किसी भी विषय पे, किसी भी मुद्दे पे, किसी भी समस्या पे तार्किक चर्चा करके समुचित और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, सबके अंदर, मतदाताओं के अंदर भी, लेजिस्लेचर के मेंबर के, एमपी एमएलए के अंदर भी, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी और जुडिशरी के अंदर भी। अगर ये क्षमता नहीं है तो ब्यूरोक्रेसी ठीक नहीं, ये डेमोक्रेसी ठीक नहीं चलेगी। अगला जो है प्रजातांत्रिक जो मूल्य, जो हमने शुरू में बताया आपको वीडियो के शुरू में, उसमें आपका विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। अगर नहीं है तो निश्चित रूप से प्रजातंत्र ठीक नहीं चलेगा। अगली चीज़ आर्थिक समानता का होना जरूरी है, इकोनॉमिक इक्वलिटी होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा एक्यूट पॉवर्टी है, कोई बहुत धनी है, बहुत गरीब है, तो पैसे का खेल शुरू हो जाता है। मतदाता पैसे लेके खरीद लिए जाते हैं और पैसे देके वोट भी देते हैं वो। तो एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि क्या लोग आर्थिक रूप से अपने ऊपर निर्भर हैं या दूसरों पर निर्भर हैं। तो फेयर इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि आर्थिक विषमता कम से कम होनी चाहिए। हमारे देश में क्या स्थिति है आप खुद निर्णय कर लीजिए। अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसी से कनेक्टेड, जो चुनाव खर्च है वो सरकार को उठाना चाहिए। स्टेट फंडिंग आप इलेक्शन होना चाहिए। अगर नहीं है तो निश्चित रूप से पॉलिटिकल पार्टी खर्चा करेगी, कैंडिडेट खर्चा करेगा, और अगर खर्चा करेगा तो वसूलेगा भी वो। अगर वसूलेगा तो भ्रष्टाचार करेगा, भ्रष्टाचार लगाएगा, गवर्नमेंट एक्सचेकर को चूना लगाएगा और प्रजातंत्र कंप्रोमाइज होगा। हमारे देश में फंडिंग नहीं है, आप खुद निर्णय लीजिए सही है गलत है। अगली चीज, जाति और धर्म का प्रभाव 0 होना चाहिए, क्योंकि इससे प्रजातंत्र का कोई लेना देना नहीं है। ये फेडरल फोर्सेज हैं, इनको कमजोर होना चाहिए। धर्म आपका पर्सनल मामला है, जाति आपकी पर्सनल मामला है, उसको देश से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप इसके प्रभाव में वोट दे रहे हैं, आप खुद निर्णय लीजिए कि आप प्रजातांत्रिक हैं या अप्रजातांत्रिक हैं। ये ट्राइबल कल्चर नहीं होना चाहिए। तो ये अगर इसका प्रभाव है तो प्रजातंत्र आंशिक है, अगर नहीं है तो प्रजातंत्र बेहतर है। अगली चीज, नेता लोग, जो हमने पहले बात कर चुका हूं कि उनको भी चरित्रवान और सक्षम होने की जरूरत है। अगला जो जरूरत है वो ये है कि मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए। कई पार्टियां होनी चाहिए जो compete करें, और पार्टी जो बने वो सिद्धांत आधारित हो, न कि जाति और धर्म पे बनी हुई पार्टी हो। तो सिद्धांत से, विचारधारा से, आर्थिक सिद्धांत पे बनी हुई पार्टी होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, उन पार्टीज के अंदर आंतरिक प्रजातंत्र होना चाहिए, इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। आप खुद निर्णय लीजिए, अब जो कागज लेके बैठे हैं कि जो पार्टियां उसके अंदर डेमोक्रेसी है, कितनी डेमोक्रेसी है, कितनी पार्टियां जाति पर आधारित हैं, कितने वन मैन शो हैं, आप देखिए। और फिर आप कहते हैं अब डेमोक्रेसी है।
तो आप खुद निर्णय लीजिएगा डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेसी नहीं है। अगली चीज, न्यायपालिका को फ्री एंड फेयर और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सवाल है कि अगर कोई हाई कोर्ट का जज, जैसे बंगाल में हुआ, रिजाइन करके टिकट पा जाता है, इलेक्शन लड़ता है, एमपी एमएलए बन जाता है, एक चीफ जस्टिस जो है राज्यसभा में चले गए, आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो स्वतंत्र रहेंगे, वो फ्री एंड फेयर जजमेंट देंगे? तो ये सारी चीजें हैं जो जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को कंप्रोमाइज करती हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। अगली चीज जो है, जो स्थानीय निकाय हैं, जैसे ग्राम सभा हुई, ग्राम पंचायत हुई, टाउन एरिया हुई, नगर निगम हुए, ये जो, या इवन रेजिडेंट एसोसिएशंस हुए, इनके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इफेक्टिवली इनको रन करना चाहिए। दे आर ग्रास रूट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। तो ये जमीन के हैं, अगर ये ठीक नहीं चलेंगे तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि स्टेट की पॉलिटिक्स डेमोक्रेटिक हो जाएगी और सेंट्रल पॉलिटिक्स हो जाएगी। इनकी क्या हाल है आप खुद पेपर में लिखिए कि ये कैसे काम कर रहे हैं, गांव सभा में ग्राम प्रधान कैसे काम कर रहा है, नगर निगम में कैसे काम हो रहा है, या टाउन एरिया में कैसे काम हो रहा है, कहाँ तक प्रजातंत्र है उनके अंदर। अगली चीज, आंतरिक और बाह्य शांति होनी चाहिए, इंटरनल और एक्सटर्नल पीस होना जरूरी है। अगर पीसफुल एटमॉस्फेयर देश में नहीं है तो आप डेमोक्रेसी नहीं सर्वाइव करेगी। अगली चीज, सरकार के जो विभिन्न अंग हैं, जो कंपोनेंट हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है और जुडिशरी है, इनके अंदर सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। अधिकारों को का बंटवारा बहुत स्पष्ट होना चाहिए संविधान के अंदर और वर्किंग लेवल पर भी, ताकि एक दूसरे के एरिया में इंक्रोच न करें, कन्फ्यूजन न करें, फाइट न करें एक दूसरे के साथ। सबका अलग अलग रोल है, अपना अपना रोल अदा करिए और अपने लक्ष्मण रेखा के अंदर रहिए आप। अगली चीज, लोगों को की समस्याओं के प्रति संवेदनशील और सक्षम नेता, अधिकारी और न्यायाधीश का होना जरूरी है। ये बात हम पहले कह चुके हैं, लेकिन एक रिपीटिशन के तौर पर मैं कहना चाहूँगा। अगला जो जरूरत है कि अगर संविधान के प्रति आदर भाव नहीं है, उसमें विश्वास नहीं है, तो डेमोक्रेसी नहीं चल पाएगी, केवल पेपर पे रहेगी वो। मतदाता का जागरूक होना बहुत जरूरी है कि किसको वोट देना है, किस आधार पे देना है। अगर मतदाता नहीं है जागरूक तो निश्चित रूप से वो सही चुनाव नहीं कर पाएगा, और अगर वो सही चुनाव नहीं करेगा तो आधार ही गलत हो जाएगा और डेमोक्रेसी ठीक से नहीं चल पाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी कंडीशंस हैं जो डेमोक्रेसी को इफेक्टिव बनाती हैं, और अगर ये नहीं हैं तो उसको कमज़ोर बनाती हैं। दोस्तों, अगला जो एस्पेक्ट है कि प्रजातांत्रिक मानसिकता के क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या इसके अवयव हैं। जैसा कि हमने अभी तक आपसे जो चर्चा की, जो मूल्य या कंडीशन, उनको पूरा करने के लिए पहली चीज़ है कि आपके अंदर या मतदाता के अंदर या किसी भी नागरिक के अंदर अपने से भिन्न सोच और विचार के प्रति भी टॉलरेंस होना चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, मत भिन्नता का आदर करना चाहिए, कूलली उसको डिस्कस करने की क्षमता होनी चाहिए, और जो चर्चा के बाद जो सही लगे उसको स्वीकार करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये गुण नहीं है आपकी पर्सनालिटी में, तो निश्चित रूप से आपका माइंडसेट डेमोक्रेटिक नहीं है। दूसरी चीज, मानव की जो समानता है, इक्वलिटी ऑफ मैनकाइंड है, उसमें आपका विश्वास होना चाहिए। आपको हृदय से स्वीकार करना चाहिए कि सब लोग बराबर हैं, सबको बराबर का अधिकार है, सबको अपने हिसाब से जीवन जीने का अधिकार है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सबकी अपनी गरिमा है। अगर ये विश्वास आपके अंदर नहीं है तो आप डेमोक्रेटिक नहीं हैं। अगली चीज, जो ह्यूमन राइट्स हैं या जो मानव के अधिकार हैं,
चाहे वो धार्मिक अधिकार हो, अपना धर्म प्रैक्टिस करने का अधिकार, आर्थिक अधिकार कि अपना ऑक्यूपेशन करने का अधिकार, कमाई करने का अधिकार, रोजगार का अधिकार, इसमें आपका विश्वास होना चाहिए। ये फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के, इसमें आपका विश्वास होना चाहिए, तब आपका कहा जाएगा कि आप डेमोक्रेटिक माइंडसेट के हैं। अगली चीज़, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आपकी बिलीफ होनी चाहिए। आपको अपनी बात कहने का साहस होना चाहिए, उसके लिए लड़ने की शक्ति होनी चाहिए, तब आप डेमोक्रेटिक हो जाओगे। अगर आप डरोगे, अपनी बात नहीं कहोगे, तो डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। अगली चीज़, अगर कोई अन्याय हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, तो उसका विरोध करने की शक्ति होनी चाहिए, उसके लिए लड़ने की शक्ति होनी चाहिए, उसके लिए कष्ट सहने की शक्ति होनी चाहिए। शायद ये शक्ति नहीं होती तो हम स्वतंत्र नहीं होते। तो अगर ये इच्छा शक्ति आपके अंदर नहीं है, तो आप डेमोक्रेटिक नहीं हैं। अगली जो चीज़ है कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपनी शक्ति पे विश्वास होना चाहिए कि आप मालिक हो प्रजातंत्र में, न कि अधिकारी या नेता मालिक है। इसमें आपका बिलीव होना चाहिए। और आपको अपने कर्तव्य के प्रति, जो नागरिक कर्तव्य है, उसके प्रति आपको जागरूक होना चाहिए। तो ये दोस्तों कुछ फंडामेंटल जो पार्ट हैं आपकी पर्सनालिटी के, वो आपके अंदर होना चाहिए। अगर हम पर्सनालिटी की बात करें इसी संदर्भ में, तो आपका जो इमोशनल कोसेंट है, यानी जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, जो आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है, स्पिरिचुअल कोसेंट है, वो हाई होना चाहिए। आपकी जो एग्रीएबलनेस यानी सहमतता का इंडेक्स हाई होना चाहिए। न्यूरोटिसिज्म आपका कम से कम होना चाहिए, यानी मन का जो विचलन है वो कम से कम होना चाहिए। आपके ओपन टू एक्सपीरियंस आपका स्कोर हाई होना चाहिए। प्रयोग धर्मी आपको होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, इमेजिनेटिव होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, आपको कर्मनिष्ठा होनी चाहिए आपके अंदर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके पार्ट हैं पर्सनालिटी के, जो आपके स्ट्रांग होने चाहिए। अगर ये स्ट्रांग है और ये सोच आपकी है, तब आपको कहा जाएगा कि आप डेमोक्रेटिक माइंडसेट रखते हैं, आपकी पर्सनालिटी डेमोक्रेटिक है। अब आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसको क्या विकसित कर सकते हैं, कैसे विकसित कर सकते हैं। पहली बात, बच्चों को शुरू से ही स्कूलों में इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। उनके दिमाग में ये चीज़ ड्रिल करनी चाहिए कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि वही बड़े होकर मतदाता बनेंगे, वही बड़े होकर के आपके जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। तो शुरू से अगर उनके अंदर ये चीज़ें उनके अंदर डाल दी जाती हैं, उनके सोच को इस तरह से कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो एक रिस्पांसिबल मतदाता बनेंगे, रिस्पांसिबल सिटीजन बनेंगे, अच्छे नेता चुनेंगे और डेमोक्रेसी चलेगी। दूसरी चीज़, आज जो शिक्षा प्रणाली है, एजुकेशनल सिस्टम है, क्वेश्चनिंग को इनकरेज नहीं करता है। तो प्रश्न पूछने की जो आज़ादी है, जो जिज्ञासा है, उसको बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षा को, चर्चा को बढ़ावा देना चाहिए, डिस्कशन को बढ़ावा देना चाहिए, डिबेट को बढ़ावा देना चाहिए, और निष्कर्ष को स्वीकार करने को बढ़ावा देना चाहिए। आज शिक्षा प्रणाली ये नहीं कर रही है, तो अगर ये नहीं करेगी तो निश्चित रूप से लोग बड़े होकर के न अच्छे नेता बनेंगे, न अच्छे मतदाता बनेंगे, न पार्लियामेंट में एमपी बनेंगे, तो पार्लियामेंट ठीक से चलने नहीं देंगे, खाली जूता चप्पल फेंकेंगे दूसरे के ऊपर। तो ये स्कूलों की जिम्मेदारी है कि आप लोगों के अंदर ये चीज़ें पैदा करें, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पैदा करें, तार्किक क्षमता पैदा करें, डिस्कशन की क्षमता पैदा करें, कम्युनिकेशन स्किल पैदा करें। अगली चीज़ जो है, बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि दूसरों की समस्याएं क्या हैं, उनके प्रति उनके अंदर सहानुभूति हो, उनके कष्ट को समझ पाएं, ताकि वो एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। दूसरी बात है कि उनके पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए, समेकित या बैलेंस डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी उनका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस बेटर होना चाहिए,
हाई आईक्यू से कुछ नहीं होता है जब तक कि आपका इमोशनल कोसेंट और स्पिरिचुअल कोसेंट यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता और स्पिरिचुअल बुद्धिमत्ता भी, आपका आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता भी स्ट्रांग नहीं है। जैसा कि स्वभाव को बताया, उनको हाईली एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, उनको सहमतता का लेवल उनका हाई होना चाहिए, मानसिक विचलन कम से कम होना चाहिए, मेंटल स्टेबिलिटी उनके अंदर होनी चाहिए, हार्ड वर्क करने की क्षमता उनके अंदर होनी चाहिए, कर्मनिष्ठ होने चाहिए, और ओपन टू एक्सपीरियंस जो है उनका हाई होना चाहिए। तो इस तरह की अगर पर्सनालिटी है तो निश्चित रूप से अच्छे सिटीजन बनेंगे। जहाँ तक एडल्ट का सवाल है, उनके पर ये लागू होता है, पहले वो पर्सनालिटी को समझें, अपनी कमियों को समझें, जो भी हमने बताया है, फिर उनको दूर करें। अगर आप दूर कर लेते हैं, निश्चित रूप से आपकी पर्सनालिटी बेहतर होगी और आप एक जो है अच्छे नागरिक बन पाओगे, अच्छे मतदाता बन पाओगे। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। हमेशा आपको पॉजिटिव साइड देखना चाहिए लाइफ का। अगर आप इसको करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो मानसिकता होगी वो डेमोक्रेटिक मानसिकता होगी। दोस्तों, मैं सारांश के रूप में कहना चाहूँगा कि जो हमने आपसे डिस्कस किया है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ किए हैं, जो कंडीशंस किए हैं, उनको स्ट्रांग करने के लिए आपकी पर्सनालिटी का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो स्ट्रांग नहीं है, आपकी समझ ठीक नहीं है, आपका नेचर ठीक नहीं है, तो निश्चित रूप से डेमोक्रेसी भी नहीं चल पाएगी। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, लेकिन चलने के पहले एक बात जरूर आपसे बोलूंगा कि अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट नहीं हैं तो किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाएंगे। मेंटल फिटनेस तब रहेगी जब गार्बेज से दूर रहेंगे। आज सोशल मीडिया, चाहे कोई मीडिया ले लीजिए, गार्बेज भरा हुआ, नेगेटिविटी भरी हुई है, गलत चीज़ें भरी हुई हैं, उनसे दूर रहिए। पॉजिटिव चीज़ें ग्रहण करिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी इन्फॉर्मेशन लीजिए, आप बेहतर बनोगे, आपका मेंटल फिटनेस रहेगी। जहाँ तक फिजिकल फिटनेस का सवाल है, आप एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, टहलिए, घूमिए, स्विमिंग करिए, साइकिलिंग करिए, अपने को फिट रखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो भोजन लीजिए सोच समझ के लीजिए, हेल्दी भोजन लीजिए, फास्ट फूड में मत जाइए, वेस्टर्न कल्चर को कॉपी मत करिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आप फिट रहोगे और जो चाहोगे वो करोगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ये मास्टर क्लास है, आपको कुछ चीज़ें ऐसी मिली होंगी जो आपको सोचने को मजबूर करेंगी। और अगर आप ऐसा समझते हो कि इसमें कुछ काम की चीज़ है, तो आपसे उम्मीद मैं करूंगा कि आप अपने दोस्तों से इसको शेयर करोगे। और अगर अभी आपने इस वीडियो को हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करा लीजिए। आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल बटन भी दबा दीजिए ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।